हाय दोस्तों। भूगोल का जो सिलेबस है आपका 10 से लेकर 15 नंबर तक है, जिसमें विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जिसमें जल, मिट्टियाँ एवं वन दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में अर्थात भारत के विशेष संदर्भ में ये पढ़ना है आपको। भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, इसमें जियोमॉर्फोलॉजी में आपका भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन एवं हिमसरिताएं हैं। फिर भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता क्या है ये पढ़ना है। मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में पढ़ना है। सीमांत तथा सीमाएं, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में देखना है। फिर जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर एवं स्मार्ट ग्राम, ये पूरा आपका सिलेबस है। तो आज से प्रारंभ करते हैं। भूगोल का सिलेबस छोटा है, समाप्त हो जाएगा तो क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी शुरू करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे आप देखेंगे कॉन्सेप्ट आपका बनता चला जाएगा, वैसे वैसे चीज़ें भूगोल में बहुत ईजी हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी कई परतों, जैसे आप कोई प्याज लीजिए, उसमें परत दर परत आप खुलती चली जाती है, परत दर परत खुलता चला जाता है। इसी तरह जो है, एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत, इसी तरह पृथ्वी भी कई परतों से मिलकर बनी है। इन परतों का जो विभाजन होता है वो क्यों, किस कारण होता है, तो उन परतों में जो विभाजन या बिलगाव होता है वो डेंसिटी, घनत्व के कारण होता है। ठीक है, घनत्व अलग अलग हो जाने से असांतत्य, असंबद्धता परतों के मध्य हो जाती है। ठीक है, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है मुख्यतः 3 भागों में इसको बांटकर देखा जाता है। जो सबसे ऊपरी परत होती है, जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो क्रस्ट कहलाता है। फिर जो बीच का भाग होता है वो मेंटल, और जो सबसे आंतरिक भाग होता है वो क्रोड या कोर कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको यदि अलग कर दिया जाए तो ऐसी संरचना कुछ यहां से आप समझने के लिए बना दिया गया। वो जो आप देख रहे थे गोले में, उसको यहां पर हमने काट कर आपको दिखाया है। तो जो सबसे ऊपरी भाग होता है दोस्तों, क्रस्ट होता है। ठीक है, उसके नीचे ये इतना जो है ये मेंटल होगा, और नीचे सबसे निचला भाग जो होगा वो कोर होगा। क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक, तो जो क्रस्ट होता है उसमें ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट में भी अंतर पाया जाता है घनत्व के कारण। जैसे जैसे आप नीचे चलते चले जाएंगे, घनत्व बढ़ता जाता है, पदार्थों का जो घनत्व होता है बढ़ता जाता है। घनत्व क्या होता है दोस्तों? घनत्व जान लीजिए क्या होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में जितना वस्तु स्थान घेरती है या उसका द्रव्यमान जितना ज्यादा होता है उसी को कहते हैं घनत्व। ठीक है, मिलीग्राम या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अर्थात प्रति इकाई आयतन में वस्तु का द्रव्यमान, ये क्या होगा? घनत्व होगा। ठीक, तो घनत्व जो है बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता है इसका भी कारण आपको हम बता देंगे। तो जब घनत्व बढ़ता है यहाँ पे असातत्य नजर आता है। तो जो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य जो असंबद्धता नजर आती है, उस असंबद्धता तो क्या कहते हैं दोस्तों? कोनोरेड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनोरेड कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जो निचला क्रस्ट होता है और अपर मेंटल होता है, ये अपर मेंटल मेंटल है। ठीक है, इतना अपर मेंटल। तो निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य जो असांतत्य होता है डेंसिटी का, उसको क्या कहते हैं? मोहो असंबद्धता या मोहो असांतत्य कहते हैं। ठीक, इसी तरह अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य असांतत्य को रेपिटी असांतत्य कहते हैं। और इसी तरह आउटर कोर और लोअर मेंटल के मध्य जो असांतत्य होता है उसको गुटेनबर्ग असांतत्य कहते हैं। और इनर आंतरिक कोर जो होता है, आंतरिक कोर और आउटर कोर के मध्य जो असंबद्धता होती है उसको लेहमन असंबद्धता या लेहमन असांतत्य कहते हैं। ठीक, तो अगर
हम असंबद्धता की सॉरी अगर हम इन तीनों भागों के बारे में बात करें तो जो क्रस्ट होता है दोस्तों वो ठोस अवस्था में होता है। क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है। इसी तरह मेंटल भी ठोस अवस्था में होता है, लेकिन ये अलग नजर आता है हमको कोर में। कोर में क्या होता है? क्रोड में क्या होता है? जो आउटर क्रोड होता है वो तरल अवस्था में पाया जाता है, और जो इनर कोर होता है, आंतरिक कोर होता है, वो ठोस अवस्था में या फिर जमी हुई अवस्था में पाया जाता है। इसका रीजन क्या है दोस्तों? जैसे जैसे हम जमीन पे चलते चले जाते हैं, अंदर चलते चले जाते हैं, वैसे वैसे गर्मी बढ़ती चली जाती है, ताप वृद्धि होती जाती है, ताप में वृद्धि होती जाती है। ताप में वृद्धि कई कारणों से होती है। एक तो परत के नीचे, जैसे आप कहीं भी जाइए, एक घर में ही है बैठे हैं आप छत पे, और अंदर कमरे में ताप पे अंतर होता है ना, ऊपर जो है ठंडी रहेगी, नीचे आएंगे तो गर्म रहेगा, और भी अंदर अगर है तो वहां और ज्यादा गर्म आपको महसूस होगा। तो इस तरह से चट्टान के ऊपर चट्टान चढ़ी रहती है तो निचली चट्टान वो गर्म रहेगी। तो इस तरह से आप जब नीचे चलते चले जाएंगे तो चट्टानों के दबाव के कारण गर्मी भी बढ़ती चली जाएगी, ताप बढ़ता चला जाता है, तो चट्टानों के दबाव के कारण, प्रेशर के कारण। और दूसरा क्या कारण होता है कि जो जमीन, जैसे से आप भूमि से केंद्र की ओर जाएंगे, स्थल से केंद्र की ओर जाएंगे, वैसे वैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ नीचे मिलते शुरू हो जाते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं दोस्तों वो अल्फा बीटा गामा रेज निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते हैं, जिसके उस उत्सर्जन के कारण गर्मी पैदा होती है। ठीक है, तो इसलिए भी नीचे जाने पर ताप बढ़ता चला जाता है। ताप के साथ साथ हमने बताया आपको दाब भी बढ़ता है, चट्टानों का दबाव भी रहता है, तो ताप में भी वृद्धि होती है और दाब में भी वृद्धि होती है। यदि आप किसी भी पदार्थ को, या जैसे लोहा आप ले लीजिए, उसको गर्म करिए तो क्या होगा? वो पिघल जाएगा, है ना। लेकिन यदि उसमें दाब आप बढ़ा दीजिए तो उसके पिघलने का जो समय है वो बढ़ जाएगा। तो दाब का प्रभाव जहां होगा, जहां पर दाब ज्यादा प्रभावी होगा, वहां पे वस्तु गलेगी नहीं, वस्तु वहां पर ठोस अवस्था में रहेगी। लेकिन जहां पे ताप का प्रभाव ज्यादा रहेगा दाब से, वहां पर वस्तु पिघल जाएगी, तरल अवस्था में हो जाएगी। तो यह क्या दिखाता है कि आपके आउटर कोर में ताप दाब से ज्यादा प्रभाव रखता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर तरल अवस्था में पाया जाता है पदार्थ। ठीक है ना। तो पृथ्वी की सतह केंद्र की ओर जाने से रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलते हैं जो स्वतः विघटित होते रहते हैं। इनके विघटन के कारण सतह से केंद्र की ओर जाने पर ताप में वृद्धि होती है। पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर परतों के द्वारा लगने वाले भार के साथ परत दर परत जो भार बढ़ता चला जाता है नीचे वाली परत में, तो उनके वृद्धि कारण दाब में वृद्धि होती है। तो आप जानते हैं विज्ञान, यदि आपने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस सूत्र की आवश्यकता, देखिए ये कॉन्सेप्ट है, ये सब प्रश्न नहीं बनेगा कभी भी, आप ये समझ लो, ये कॉन्सेप्ट है आपके समझने के लिए, ताकि आपको भूगोल समझ में आए, टर्म्स उसके समझ में आए। ठीक, केवल आप रटने वाली विद्या पे न डिपेंड रहे कि कुछ अलग पूछ लिया जाए तो आपको मालूम रहे कि क्या हो रहा है। तो दाब गलनांक के समानुपाती होता है, अर्थात यदि आप दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक भी वस्तु का बढ़ेगा। अर्थात वस्तु जो है, गलनांक क्या होता है? वह ताप होता है जिस पर वस्तु गल जाती है, गलित अवस्था में हो जाती है कोई ठोस वस्तु। तो जब दाब बढ़ेगा तो गलनांक उसका मान ताप का वो बढ़ जाएगा, तो ज्यादा ताप में वो वस्तु फिर वो गलेगी। ठीक, इसी तरह ताप जो होता है गलनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जितना ज्यादा ताप बढ़ाएंगे उतना कम गलनांक हो जाएगा, जितना ज्यादा ताप बढ़ाएंगे उतनी ही कम समय में वो चीज गल जाएगी। ठीक है ना, तो इतना आपको क्लियर है। अतः जहां पर दाब का प्रभाव ताप के प्रभाव से अधिक रहेगा वहां पदार्थ ठोस अवस्था में बने रहते हैं, जबकि जहां पर ताप का प्रभाव दाब से अधिक होगा वहां पर पदार्थ तरल अवस्था में पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे आउटर कोर में अभी आपने देखा, वाय कोर में क्या था, वहां ताप का प्रभाव दाब की तुलना में अधिक हो जाता है, इसलिए वहां पर
कोई भी पदार्थ तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना। यहीं से आपका ज्वालामुखी का जो कॉन्सेप्ट है निकल कर आएगा। ठीक, ताप बढ़ने पर क्या होगा, नीचे की चट्टानें क्या होती हैं दोस्तों, पिघल जाती हैं। ताप बढ़ने से नीचे की चट्टानें पिघल जाती हैं। जब वो चट्टानें पिघल जाती हैं तो उनको मैग्मा कहते हैं। और जब मैग्मा में गति उत्पन्न हो जाती है, ताप के कारण, दबाव के कारण जब गति उत्पन्न हो जाती है, कोई चीज पिघलेगी तो उसमें थोड़ी ऊर्जा आ जाती है। ठीक है ना। तो उष्मा ऊर्जा होती है, वो उसकी वजह से गतिमान हो जाता है। उस गति के कारण जब वो बाहर प्रक्षेपित होता है, बाहर निकल आता है, तो उसी मैग्मा को हम ज्वालामुखी कहते हैं, लावा कहते हैं। ठीक है ना। उसी मैग्मा को क्या कहते हैं, उसी मैग्मा को जब बाहर आ जाता है तो हम लावा कहते हैं। और मैग्मा का पृथ्वी की चट्टानों को चीरते हुए बाहर निकलने की जो क्रिया होती है वही ज्वालामुखी क्रिया होती है, जिसका हम ज्वालामुखी ज्वालामुखी जिक्र करते हैं। ठीक, और कुछ नहीं होता है, यही होता है। अधिक तापमान होने पर भी दाब को बढ़ाकर किसी पदार्थ को ठोस अवस्था में रखा जा सकता है। ठीक है ना। यदि तापमान अधिक हो जाए तो भी अब दाब बढ़ा दिया जाए तो किसी पदार्थ को हम ठोस अवस्था में रख सकते हैं। अब यहां पे हमने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से, जैसे यहां पे ताप का मान दाब से अधिक होता है, कहां पे, आउटर कोर पे। ठीक है ना। तो यदि यह पिघल जाए, यह ठोस पदार्थ यदि पिघल जाए, कभी ताप जो है, ताप का मान अधिक हो जाए और ठोस पदार्थ जब पिघल जाए, तो इसी गर्म गलित पदार्थ को ही हम मैग्मा कहते हैं। ठीक है ना। इसी गर्म गलित पदार्थ को हम मैग्मा कहेंगे। और यह मैग्मा जो होता है तीनों अवस्था में पाया जाता है, अर्थात इसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में ये पाया जाता है। ठीक है। और इस पिघलने के कारण, जैसा हमने बताया, कि तापमान में वृद्धि हो जाए या फिर दाब में कमी हो जाए, इन दोनों ही कंडीशन में मैग्मा की उत्पत्ति हो सकती है। तो ये जब मैग्मा सतह से बाहर आ जाते हैं चट्टानों को चीरते हुए, तो क्या कहते हैं, इनको लावा कहा जाता है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा मैग्मा सतह से बाहर आ जाते हैं उसे ज्वालामुखीता कहते हैं। तो ज्वालामुखीता के लिए क्या आवश्यक है, मैग्मा की उत्पत्ति आवश्यक है, अर्थात गर्म गलित पदार्थ होना आवश्यक है, पदार्थ का गलना आवश्यक है, ठोस पदार्थ का। दूसरा, मैग्मा का विभिन्न परतों से होते हुए सतह पर बाहर आना। ठीक है ना। तभी जब परत को चीर कर बाहर आएगी तभी लावा निकलेगा, तभी ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होगी। ठीक है। तो ये दोनों चीजें आवश्यक हैं। अब आपने नाम सुना होगा आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। तो उसका क्या है कॉन्सेप्ट, यही जो मैग्मा होता है दोस्तों, ये जब शीतलीकरण इसका हो जाता है, जब ठंडा हो जाता है, तो इसी को आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है ना। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और जब ये मैग्मा लावा निकल जाता है, लावा के रूप में बाहर निकल जाता है ज्वालामुखी की क्रिया से, तो ये लावा जब ठंडा होता है तो इस ठंडे लावा को ही हम बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण इसी से होता है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कि आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो ये आप बताएंगे। ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो अगर आप कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हम दोबारा बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखिए, कोई बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। तो बाह्य आग्नेय चट्टान बनते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक। अब मैग्मा में सिलिका की मात्रा, अब सिलिका की मात्रा जो होती है मैग्मा में, उसके अनुसार ही कौन सी आग्नेय चट्टान होगी ये तय होता है। कौन सी आग्नेय चट्टान कई तरह की होती है, तो कौन सी आग्नेय चट्टान बनेगी, जब सिलिका की मात्रा जितनी होगी, जितने परसेंटेज में होगी मैग्मा में, उससे यह निर्धारित होता है। ठीक है ना। तो सिलिकॉन की मात्रा से क्या क्या निर्धारित होता है दोस्तों, सिलिकॉन की मात्रा जितनी ज्यादा रहेगी उस अम्ल की अम्लीयता भी, मैग्मा की अम्लीयता भी उतनी ज्यादा रहेगी, उतना ही तेज रहेगा वो। सिलिका की मात्रा जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही घनत्व उस पदार्थ का कम रहेगा।
सिलिका की मात्रा जितनी ज्यादा रहेगी मैग्मा का गाढ़ापन उतना ही ज्यादा रहेगा। सिलिका की मात्रा जितनी ज्यादा रहेगी गलनांक उस पदार्थ का, उस चट्टान का गलनांक भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है ना। तो मैग्मा जितना गाढ़ा होगा उतना ही ज्यादा उसमें ऊर्जा रहेगी और उतना ही ज्यादा तेजी से वो निकलेगा पृथ्वी के बाहर, उतनी ज्यादा संभावना रहेगी उसके बाहर निकलने की। यहां पर दिया हुआ है, हमने लिस्ट बनाया है। सिलिका की मात्रा यदि 77% से अधिक है, किसी मैग्मा में 77% से अधिक सिलिका की मात्रा है, बाकी अन्य पदार्थ हैं, तो मैग्मा किस प्रकार का होगा? सिल्सिक और फेल्सिक, अम्लीय मैग्मा होगा वो। ठीक है। इसमें अगर आंतरिक आग्नेय चट्टान बनती, अर्थात यदि मैग्मा अंदर ही ठंडा हो जाता है तो ग्रेनाइट का निर्माण होता है। ठीक। लेकिन यदि बाहर निकल आता है तो रायोलाइट का निर्माण होता है। इसी तरह सिलिका की मात्रा जब 65 से 77% के मध्य रहेगी तो इस ऐसे में इंटरमीडिएट मैग्मा का या मध्यवर्ती मैग्मा का निर्माण होता है। इसमें यदि मैग्मा ठंडा होता है तो डायोराइट का निर्माण होता है, और जब वो बाहर आकर लावा पिघलता है, लावा जब ठंडा होता है तो एंडेसाइट का निर्माण होता है। इसी तरह 45 से 65% के मध्य रहेगा तो बेसिक या मैफिक क्षारी मैग्मा का निर्माण होगा। ऐसे में अंदर गैब्रो और बाहर बसाल्ट चट्टान का निर्माण होगा। 45% से कम रहेगा तो अल्ट्रा मैफिक या अल्ट्रा बेसिक मैग्मा का निर्माण होगा। ऐसे में यदि अंदर ठंडा होता है मैग्मा तो पेरियोडाइट, और अगर बाहर लावा निकलकर ठंडा होता है तो बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है। तो चट्टानों का निर्माण आपने देख लिया। अब मैग्मा की जो अम्लीयता होती है, उसका गाढ़ापन होता है, उसका ज्वालामुखी प्रक्रिया की विस्फोटकता से जो संबंध होता है वो देखते हैं। अर्थात ज्वालामुखी प्रक्रिया कितनी विस्फोटक होगी, किस तरह की होगी, यह मैग्मा की अम्लीयता या उसका गाढ़ापन निर्धारित करता है। तो मैग्मा जैसा हमने बताया आपको, ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तो जो उसका ठोस पदार्थ होता है दोस्तों, वो विस्फोटकता को निर्धारित करता है, अर्थात कितनी विस्फोटक क्षमता रहेगी, कितनी ऊर्जा रहेगी, ये निर्धारित करता है। और तरल एवं गैसीय पदार्थ जो होते हैं उसकी गति को निर्धारित करते हैं, गतिशीलता निर्धारित करते हैं कि मैग्मा कितनी गति से ऊपर आएगा। ठीक है ना। अतः जब अम्लीय और गाढ़ा मैग्मा होगा तो केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखीता होती है, जिससे ज्वालामुखी शंकु के रूप में ज्वालामुखी पर्वत की उत्पत्ति होती है। बहुत तेजी से उद्गार होगा और ऐसे में लावा तेजी से बाहर आएगा और ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा, ज्यादा मात्रा में आएगा, है ना। तो इस तरह से हमने आपको बताया सिलिकॉन जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा तेजी से विस्फोट होगा। ठीक। तो ऐसे में ग्रेनाइट, रायोलाइट, डायोराइट और एंडेसाइट का निर्माण होगा। जैसा कि हमने आपको यहां पे बताया कि बाहर निकलेगा तो ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो, पेरियोडाइट, इन सब का निर्माण होता है। सॉरी दोस्तों, ग्रेनाइट, रायोलाइट, डायोराइट और एंडेसाइट का। ठीक है। यदि अंदर ही मैग्मा पिघल जाएगा तो उससे ग्रेनाइट, डायोराइट का, और बाहर आकर अंदर ही मैग्मा यदि ठंडा हो जाएगा तो ग्रेनाइट और डायोराइट का, और बाहर आकर लावा के रूप में जब ठंडा होगा तो रायोलाइट और एंडेसाइट का निर्माण होगा। ठीक है ना। इसका अगर अम्लीय नहीं रहेगा, क्षारीय रहेगा तो ठीक उल्टा होगा, तब गैब्रो, बसाल्ट, पेरिडोटाइट और बसाल्ट चट्टानों का निर्माण होगा। ठीक है ना। तो क्षारीय या तरली मैग्मा द्वारा शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी होती है। जो क्षारीय मैग्मा होगा उसमें विस्फोटकता नहीं रहेगी, जो कि अम्लीय ज्यादा नहीं रहेगा, सिलिका की मात्रा कम रहेगी। ठीक है। तो ऐसे में शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखीता होती, विस्फोटक क्षमता उतनी नहीं रहती है, उतनी ज्यादा तेजी से तरल पदार्थ नहीं आ पाते हैं ऊपर, लावा की ज्यादा मात्रा में उत्पत्ति नहीं होती है, तो शांत प्रकार दरार प्रकार की ज्वालामुखीता होती है। ऐसे में ज्वालामुखी पर्वत की उत्पत्ति न होकर ज्वालामुखी पठार की उत्पत्ति होती है। ठीक है। जो कि बसाल्ट चट्टानों से मुख्यतः निर्मित होते हैं। अब ज्वालामुखीता और भूकंप के बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों के संबंध के बारे में पढ़ेंगे कि भूकंप और ज्वालामुखी
भूकंपीयता में क्या फर्क है या फिर क्या संबंध है इन दोनों में, ठीक है। क्या ज्वालामुखी जहां पर आएगा तो भूकंप आना जरूरी है, या फिर जहां भूकंप आएगा वहां ज्वालामुखी आना जरूरी है, ये हम देखेंगे। तो दोस्तों, भूकंप क्या है? पृथ्वी की सतह पर तीव्र गति से होने वाला कंपन। पृथ्वी की सतह पे तीव्र गति से होने वाला कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। ये अर्थक्वेक दोस्तों कई कारणों से होता है। अर्थक्वेक जो है, भूकंप जो है, कई कारणों से होता है, ठीक है। तो मुख्य कारण जो है दोस्तों, एक मुख्य कारण मैग्मा का परतों को तोड़ते हुए बाहर आना। जो मैग्मा है वो जो परतों को, चट्टानों को तोड़ते हुए बाहर आती है, यही मेन रीजन है भूकंप आने का। जब मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आते हैं, तब ज्वालामुखी प्रक्रिया से पूर्व भूकंप की उत्पत्ति हुई। ये सभी कंडीशंस में ऐसा होता है दोस्तों। सभी कंडीशन मतलब जैसे दो चट्टानें आपस में टकराएंगी, तो जिस चट्टान का घनत्व अधिक होगा, मान लिया ये ए चट्टान है, ये बी चट्टान है, तो ए चट्टान का यदि घनत्व अधिक होगा तो ये चट्टान नीचे की तरफ जाएगी, ये चट्टान नीचे की तरफ जाएगी, और चट्टानों के लड़ने से यहां पर वलित पर्वत का निर्माण होगा, ठीक है। यहां पर मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होगी। लेकिन ये जो चट्टान नीचे की तरफ क्षेपित होगी, वो अंदर जाएगी तो गर्मी बढ़ेगी, ताप बढ़ने से यहां मैग्मा की उत्पत्ति होगी, और जब यहां मैग्मा उत्पत्ति होगी तो ये ऊपर आएगा, उद्गार होगा, तो यहां ज्वालामुखी क्रिया होगी, ठीक है ना। लेकिन ज्वालामुखी क्रिया के पहले ये चट्टानें जो तोड़ रहा है, इन चट्टानों को तोड़ने से क्या होगा? यहां भूकंप की उत्पत्ति होगी, ठीक है ना। तो ज्वालामुखी क्रिया हो चाहे ना हो, लेकिन भूकंप अवश्य होगा, क्योंकि चट्टानें तोड़ते हुए मैग्मा ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहां भूकंप अवश्य आएगा, ज्वालामुखी आए अथवा ना आए। तो कुल मिलाकर हमारा समझाने का तात्पर्य यही है आपके। तो जब मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आते हैं, तब ज्वालामुखी प्रक्रिया से पूर्व भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप की उत्पत्ति तनाव मूलक बल से भी आ सकता है, अर्थात जब ये दोनों जैसे चट्टाने हैं, इन दोनों में तनाव मूलक बल लग रहा है, ये चट्टान एक दूसरे को खींच रही है एक दूसरे से, तो यहां पे भूकंप की उत्पत्ति होती है। यहां पे क्या होता है? दोनों चट्टाने नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ क्षेपित हो जाती हैं। तो जो चट्टान नीचे की तरफ क्षेपित होती है, उसकी वजह से भूकंप की उत्पत्ति होती है। चट्टाने रगड़ खाती हैं तो भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है। यहां पर जब नीचे ताप वृद्धि होती है, चट्टानों के टकराने से या अलग होने से, तनाव मूलक बल से टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है, यहाँ पर जो परत है पिघल जाती है, मैग्मा की उत्पत्ति हो जाती है, और मैग्मा ऊपर आ जाता है तो ज्वालामुखी क्रिया होती है। लेकिन ऊपर आने के पहले भूकंप की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसलिए ज्वालामुखी आए चाहे ना आए, लेकिन भूकंप की उत्पत्ति अवश्य होती है। इसके अलावा दाब यदि कम हो जाए, हमने आपको बताया कि ताप अधिक हो जाए या फिर दाब कम हो जाए, तो मैग्मा उससे उत्पन्न होगा। जब मैग्मा उत्पन्न होगा तो ज्वालामुखीता होने की संभावनाएं अधिक होंगी, क्योंकि वो फिर ऊर्जा के साथ बाहर आएगा चट्टानें तोड़ते हुए। भूकंप के साथ ज्वालामुखी क्रिया होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपको क्या समझ में आया? जहां ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र भूकंप से प्रभावित होते हैं, वहीं भूकंप से प्रभावित क्षेत्र ज्वालामुखीता से प्रभावित हो सकते हैं और नहीं भी। अर्थात जहां पे ज्वालामुखी आएगा तो निश्चित रूप से वहां भूकंप आएगा ही आएगा, क्योंकि भूकंप की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से पहले हो जाती है, ठीक। और जहां पे भूकंप आएगा, यह आवश्यक नहीं कि वो क्षेत्र ज्वालामुखीता से प्रभावित हो, ठीक है ना। तो मैग्मा पे डिपेंड करता है कि मैग्मा में कितनी शक्ति है कि ऊपर आ पाता है कि नहीं आ पाता है, ठीक है ना। और मैग्मा की शक्ति के लिए क्या जरूरी है? गाढ़ेपन के लिए सिलिका की मात्रा, जो हमने आपको बताया, ओके। अब भूकंप में पृथ्वी की आंतरिक परतें। अब यहां पर हम भूकंप के बारे में, भूकंपीय तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। मेन सिलेबस में यहां से हम आ जाते हैं। इसके पहले कॉन्सेप्ट आपको समझाया। अब निश्चित रूप से आपको भूकंप ज्वालामुखी समझने में दिक्कत नहीं होगी। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, एक दो बार
पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो हमसे पूछ लीजिए आप। अभी मैं पूरा प्रोग्राम आपको बताऊंगा। अब ग्रुप डिस्कशन भी स्टार्ट होगा और उस ग्रुप में डेली एक दो क्वेश्चन डेली हम लोग करेंगे, सब लोग मिलकर करेंगे उसको। ठीक है, प्रश्न मैं दूंगा, उसके बाद यदि उत्तर आप लोग नहीं दे पाते हैं तो मैं उत्तर भी आपको दूंगा। ठीक है, लास्ट में लेकिन दूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ी मेहनत खुद से भी करनी पड़े। क्वेश्चन का जो मॉडल रहेगा वो मैं उस पर डिस्कस करूंगा एक दूसरे वीडियो में। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अब हम लोग इंटरेक्ट होंगे एक दूसरे से, तभी अब मजा आएगा कोर्स में। ठीक। तो जो भूकंप होता है दोस्तों, मान लिया ये पृथ्वी है, तो यदि यहां पर भूकंप आ रहा है, भूकंप की उत्पत्ति यहां पर यदि हो रही है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक फोकस कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। यहीं पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। और इस मूल से जो पृथ्वी की सतह पर सबसे नजदीकी सतह जो होती है, जहां पे भूकंप आता है, उसको क्या कहते हैं, भूकंप का प्रभाव जहां पे देखा जाता है उसको एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। तो सबसे नजदीकी वह सतह जहां पर सर्वप्रथम भूकंप के झटके आते हैं, अधिकेंद्र कहलाते हैं, एपिसेंटर कहलाते हैं। उत्पत्ति जहां होती है वहां पे उसको क्या कहते हैं, अर्थक्वेक फोकस या भूकंप मूल कहते हैं। तो भूकंप मूल से निकटतम पृथ्वी की वह जगह जहां पर सर्वप्रथम भूकंप आते हैं वो अधिकेंद्र कहलाते हैं। दोस्तों ये जान लीजिए कि जितना ऊपर भूकंप आएगा, जितनी ऊपरी सतह पर भूकंप आएगा, उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगा, उतना ही ज्यादा उसका प्रभाव रहेगा। जितना नीचे गहराई में भूकंप आएगा, उतना ही ऊपर आते आते उसका प्रभाव कम या खत्म हो जाएगा। ठीक, कुल कॉन्सेप्ट यही है। अब देख लीजिए, जैसे 0 से 70 किलोमीटर के मध्य जो भूकंप आएंगे पृथ्वी की परत के अंदर, उनको छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप कहेंगे। बहुत ही खतरनाक भूकंप होते हैं। फिर उसके बाद 70 से 300 किलोमीटर के मध्य जो आएंगे वो मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप होते हैं। ठीक है, और 300 से 700 किलोमीटर के मध्य जो भूकंप होते हैं गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप होते हैं। इनके झटके बहुत ही कम, थोड़े हल्के महसूस होते हैं। और भूकंप मूल 700 किलोमीटर से अधिक भी हो सकते हैं, अर्थात 700 किलोमीटर के अंदर भी भूकंप आ सकता है, लेकिन उसका प्रभाव सतह पर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का दिखाई देता है। भूकंपी तरंगों के प्रकार, 3 प्रकार के तरंगे होती हैं जो भूकंपीय तरंगे निकलती हैं, जिनके कारण की भूकंप आता है। इन तरंगों के संचलन से ही भूकंप की तीव्रता निश्चित होती है, भूकंप कितना प्रभावशाली होगा। तो इसमें प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और स्वतही तरंग, एल वेव्स, जो लॉन्ग वेव भी कहलाती हैं, खतरनाक वेव कहलाती हैं सतह पे, तो इनको क्या कहते हैं, सतही तरंग कहते हैं। और प्राथमिक और द्वितीयक तरंगें आंतरिक भागों में संचलित करती हैं, इसलिए इनको पिंड या बॉडी वेव्स भी कहते हैं। पिंड तरंग या बॉडी तरंग कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक परतों में चलते हैं। जबकि सतही तरंग जो एल वेव्स होती हैं, लॉन्ग वेव्स होती हैं, ये ऊपरी परतों में चलते हैं। एक सूत्र याद रखिएगा, पदार्थ का घनत्व जितना ज्यादा रहेगा, भूकंपी तरंगों का वेग भी उतना ही ज्यादा रहेगा। अर्थात जितना ज्यादा पदार्थ का घनत्व रहेगा, अंदर जाने पदार्थ का घनत्व बढ़ता जाता है, इसलिए भूकंपी तरंगों का वेग भी अंदर जाने, भीतर जाने पे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे तरंगों का वेग क्या है, घटता चला जाएगा। सतह से केंद्र की ओर जाने पर भूकंपी तरंगों के वेग में वृद्धि होती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपर की परतों से अधिक होता है। देखिए, इन तरंगों का जो अध्ययन हुआ उससे यह भी पता चल गया कि आंतरिक भाग में डेंसिटी, अगर पूछा जाएगा कैसे पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों का जो घनत्व है वो ज्यादा है, तो कैसे, तरंगों के अध्ययन से, पीयू वेव्स और एस वेव्स के अध्ययन से ये पता चलता है कि अंदर घनत्व अधिक है या कम है, या तरल अवस्था में पदार्थ है या ठोस अवस्था में है। इसी से पता चलता है। कैसे पता चलता है आपको अभी हम बता देते हैं, सब समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहली बात, तो पृथ्वी का घनत्व, जो पदार्थ का घनत्व जितना ज्यादा रहेगा, भूकंपी तरंगों का वेग उतना ही ज्यादा रहेगा। तो अध्ययन में ये पता चला कि जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे वेग
बढ़ता जाता है भूकंपी तरंगों का, तो वेग बढ़ने का क्या कारण है? डेंसिटी भी बढ़ रही है। तो इससे पता चलता है कि अंदर जाने पर पदार्थ का घनत्व बढ़ता जाता है। समान रासायनिक संरचना वाले परतों में भूकंपी तरंगों का मार्ग सीधा होता है, किंतु पृथ्वी की आंतरिक परतों में इनके वक्राकार मार्ग के कारण यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना में विभिन्नता या अंतर है। तो कैसे पता चलता है ये असांतत्य के बारे में, असंबद्धता के बारे में? क्योंकि इनकी संरचना में भी अंतर है। और ये कैसे पता चलता है? पी वेव, एस वेव जो अंदर गतिमान होती हैं, वो देखिए समान पदार्थ, जैसे शीशे में कोई कोई तरंग चलेगी तो एक समान वेग से चलेगी, लेकिन यदि कोई और दूसरा पदार्थ आ जाएगा तो उसका मार्ग मुड़ जाएगा। ठीक है, आपने अपवर्तन परावर्तन पढ़ा होगा प्रकाश का या तरंग का। तो यहां भी सेम वही चीज होती है। ठीक, देखा क्या जाता है अध्ययन में कि ये वक्राकार हो जाती है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतों में परतों की जो रासायनिक संरचना है उसमें विभिन्नता है या अंतर पाया जाता है। तीसरी बात क्या है? प्राथमिक तरंग ठोस, तरल एवं गैसीय तीनों माध्यम में चलते हैं, जबकि द्वितीय तरंग केवल ठोस पदार्थों में चलते हैं, अर्थात तरल पदार्थों में विलुप्त हो जाते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने आपको बताया कि ठोस भागों में पी और एस दोनों चल लेते हैं, लेकिन जहां पर आउटर कोर आता है, ठीक है ना, बाहरी क्रोड आता है, यहां पे क्या होता है? तरल अवस्था में पाया जाता है। तो पी वेव्स तो इसमें घुस जाते हैं, लेकिन एस वेव यहां पर नहीं संचारित हो पाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा आउटर क्रोड है वो क्या है? तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक, तो प्राथमिक तरंग जो होती है, पी वेव जो होती है, वो ठोस, तरल एवं गैसीय तीनों अवस्था में चल सकते हैं, जबकि द्वितीय तरंग जो होती है केवल ठोस पदार्थों में चलते हैं, अर्थात तरल पदार्थों में विलुप्त हो जाते हैं। तो गुटेनबर्ग असंतत्य के बाद इस तरंगों के विलुप्त हो जाने से यह स्पष्ट होता है कि बाह्य क्रोड के पदार्थ तरल अवस्था में होते हैं, जो हमने आपको भी बताया। भूकंपी तरंगों में प्राथमिक तरंग का वेग सर्वाधिक होता है, अतः किसी भी स्थान पर सर्वप्रथम कौन से वेव्स पहुंचती हैं? प्राथमिक तरंगे पहुंचती हैं, क्योंकि इनका वेग सबसे ज्यादा होता है। लेकिन इनकी तीव्रता सबसे कम होने के कारण सतह पर धीमी गति से कंपन होता है। इनके कारण जो भूकंप होता है, आता है, जो कंपन होता है, भूकंप का जो प्रभाव होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि इनकी तीव्रता बहुत कम होती है। फिर पी वेव्स के बारे में और क्या चीजें हैं? पी वेव्स जो प्राथमिक तरंगे होती है अंदैर्ध्य या ध्वनि तरंगों के समान होते हैं, क्योंकि इनमें तरंग और कणों के कंपन की दिशा एक दूसरे के समांतर होती है, अर्थात जिस दिशा में कण कंपन करेंगे उसी दिशा में तरंग कंपन करती है। तो इसलिए दिशा समांतर होने के कारण ये ध्वनि तरंगों के समान होते हैं। अतः इस तरंग के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक परतों में फैलाव एवं संकुचन की क्रिया या विरलन और संपीडन की क्रिया होती है। ठीक है ना, संपीडन विरलन समझना हो तो जो स्प्रिंग आपके पास होती है उसको आप दबाइए तो संपीडन होगी, उसको छोड़ दीजिए तो विरलन होगी। तो वही चीज सेम यहां पर होती है। एस वेव्स की बात करें, सेकेंडरी वेव, तो एस तरंग का वेग पी तरंग की अपेक्षा कम होता है, अतः किसी भी स्थान पर प्राथमिक तरंग के बाद इस तरंग पहुंचते हैं, किंतु इस तरंग की तीव्रता पी तरंग से अधिक होती है, जिसके कारण इसके कारण जो भूकंप आता है वो पी वेव्स की अपेक्षा ज्यादा तेज होता है, प्रभावशाली होता है। इस तरंग अनुप्रस्थ या प्रकाश तरंग के समान होते हैं, क्योंकि इसमें कणों के कंपन की दिशा तरंग के लंबवत होती है, जो इसके अधिक तीव्रता का कारण भी है। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आप ये कंफ्यूज मत हो जाएगा यहाँ पे कि एस तरंगे तो अनुप्रस्थ प्रकाश तरंगे हो गई और पी तरंगे ध्वनि तरंगे हो गई, तो प्रकाश का वेग तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो ये प्रकाश तरंगों की भांति होते हैं, संचलन की बात हो रही है यहाँ पे, प्रकाश नहीं होता है इस तरंग। ठीक है ना, तो ये एकदम आप श्योर हो जाइए। इस तरंग अनुप्रस्थ या प्रकाश तरंग के समान होते हैं, क्योंकि इसमें कणों के कंपन की दिशा जो होती है तरंग के लंबवत होती है, जो इसके अधिक तीव्रता का कारण भी है। लॉन्ग वेव्स जो होती हैं दोस्तों इस तरह से संचलित करती है, अर्थात परत दर जो ऊपरी परत होती है, सतही तरंगे इसीलिए कही जाती हैं। ठीक है ना।
तो इन एल तरंग का वेग सबसे कम होता है, अतः किसी स्थान पर अंत में पहुंचते हैं, लेकिन इनकी तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। चूंकि ये पृथ्वी की ऊपर की परतों में अधिक दूरी तय करने के बाद सतह पर पहुंचते हैं, अतः इसे लॉन्ग वेव भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो लॉन्ग वेव्स होती हैं। इस तरंग की तीव्रता सर्वाधिक होने के कारण इसके प्रभाव अधिक विनाशकारी होते हैं। एस एवं एल तरंगों द्वारा आंतरिक संरचना में परिवर्तन होने के कारण इन्हें डिस्टॉर्शनल वेव्स या विनाशकारी तरंगे भी कहते हैं। एक और प्रश्न आपके पास आएगा, छाया क्षेत्र की वृष्टि छाया क्षेत्र जो शैडो रीजन होता है पृथ्वी की आंतरिक या केंद्र के पास, वो किस कारण होता है? तो छाया क्षेत्र कहाँ होगा दोस्तों, जान लीजिए, ये इनर क्रोड में होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहली बात तो बाह्य क्रोड की तरल अवस्था में होने का, जो बाह्य क्रोड होता है तरल अवस्था में होता है, तो एस तरंगे यहां पर घुस नहीं पाती हैं, तो एस तरंगे तो विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है। वहीं पी तरंग की बात की जाए तो वृद्धि, जो वेग में वृद्धि होती है वो कम हो जाती है। जैसे हमने बताया ना, जितना ज्यादा डेंस होगा पदार्थ का घनत्व, जितना ज्यादा अधिक होगा उतना ज्यादा वेग होगा। तो यहाँ पर घनत्व तो कम हो जाता है क्योंकि तरल अवस्था में पाया जाता है ना। आउटर क्रोड तरल अवस्था में पाया जाता है, तो पी का वेग जो होता है यहाँ पर कम हो जाता है। इस वेग के कम होने के कारण ये आंतरिक बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाती है। ठीक, तो यहां पर अंदर एक क्षेत्र पाया जाता है, छाया क्षेत्र, जहां पे कोई भी तरंग नहीं पाई जाती है, न तो पी पाई जाती है न तो एस पाया जाता है। इसी को छाया क्षेत्र कहते हैं। तो छाया क्षेत्र क्या है? जहां पर पी और एस या प्राथमिक और सेकेंडरी तरंगे नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती हैं, उसका कारण आप लिख दीजिएगा प्रश्न के उत्तर में। तो अब हम पर्वतों के प्रकार अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।